के साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं रजनीश। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो सबसे अहम बात अगर कही जाए कि अनमोल अगर भारत आता है तो उसके आने के बाद कई सारे खुलासे होंगे, लेकिन अनमोल के कौन कौन से क्राइम है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अनमोल अगर भारत आता है तो खुलासे कई होंगे, क्योंकि अनमोल के खिलाफ कुल 22 अलग अलग मामले दर्ज हैं, जिसमें से 2 मामले बेहद अहम है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर और सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें सबसे अहम है, यानी 2 अहम मामले, 3 अहम मामले हैं। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी का मर्डर। ये 3 ऐसे मामले हैं जिसमें खुले तौर पर अनमोल के बिग क्राइम का जो पर्दा है वो फाश होता है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में कुल 22 जो मामले हैं वो अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन मामलों में हत्या, लूट, किडनैपिंग, फिरौती, हत्या का प्रयास, इन सभी मामलों के तहत जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। और एक और अहम बात कि एनआईए ने इसको सब मोस्ट वांटेड की सूची में डाला था, 10 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित किया था। तो 3 अहम मामलों से मुझे लगता है कि राज खुलेगा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर, सलमान के घर पर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी का मर्डर। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी रजनीश सिन्हा और रजनीश शर्मा जुड़े हैं। रजनीश शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। 3 अहम मर्डर के मामले जो हैं, 2 अहम मर्डर के मामले अगर बात करें, बाबा सिद्दीकी की और सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे वाकई कौन था? क्या लॉरेंस गैंग को सुपारी दी गई थी? क्या एक शख्स ऐसा था जो पर्दे के पीछे था, जो अभी तक बेनकाब नहीं हो पाया? और जब अनमोल बिश्नोई भारत लाया जाएगा तो उस राज से पर्दा उठेगा, यानी जो तस्वीर अभी धुंधली नजर आ रही है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। देखिए आशीष, जहां तक अनमोल बिश्नोई की बात है तो अनमोल बिश्नोई को जो है वो बिल्कुल इसमें साफ था कि लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका थी। लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया था। इसके पीछे का कारण एक ये था कि आपको याद होगा, विक्की मिड्डू खेड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त था यूनिवर्सिटी के टाइम पर, जिसने सोपू पार्टी को ज्वाइन करवाया था लॉरेंस बिश्नोई को। खुद वो यूनिवर्सिटी से निकल गया था और अपनी सीट पे उसने लॉरेंस बिश्नोई को बिठाया था, सोपू पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया था। उसी विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर करवाया गया था और ये बम्बीहा गैंग के द्वारा करवाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई को यह शक था कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसने विक्की मिड्डू खेड़ा के जो हत्यारे थे उनको शेल्टर दिया था, उनकी मदद की थी छुपने में। और कहीं ना कहीं यह चीज साबित हुई थी, क्योंकि सिद्धू, आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाला ने एक बम्बीहा गैंग को लेके एक गाना गाया था कि बम्बीहा बोले। उस गाने को लेके जो अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को ये पूरा जो है वो साफ हो गया था कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर जो है वो बम्बीहा गैंग ने करवाया था। और बम्बीहा गैंग के लोगों को, जिन लोगों ने मर्डर किया था, उनको शेल्टर जो है वो सिद्धू मूसेवाला ने दिया था। कई बार धमकी दी गई थी, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी दी गई थी। और लंबे समय से की कोशिश के बाद आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई इसमें कामयाब हुआ। खुद इंडिया डेली ने भी वो ऑडियो चलाया था जिसमें साफ तौर पे लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर फोन करके ये बताया गया था कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया है। तो उसके बाद खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ये ओन किया था कि हमने मारा है। आपको याद होगा, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई, ये 3 लोग थे जो पूरी पटकथा, पूरा किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मारना है, किस तरीके से रैकी करनी है। करीब 2 महीने तक सिद्धू मूसेवाला की रैकी की गई और उसके बाद जब मौका मिला सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। तो ये कहीं बिल्कुल साफ है कि इस सिद्धू मूसेवाला को मारने में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने पूरी हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अगर बाबा सिद्दीकी की बात की जाए तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर कैसे हुआ? देखिए, बाबा सिद्दीकी के मर्डर करवाने में साफ तौर पे हत्यारों ने, आपको याद होगा, हत्यारों ने सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। ये जो आपको मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो जांच है, जांच रिपोर्ट है, वो आपको पता होगी। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, वो भी आपको पता होगी कि साफ तौर पर यह कहा गया था कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे थे उनमें से एक हत्यारे के साथ, जिशान अख्तर के साथ, जी सीधे हथियार मुहैया कराए थे। जी सीधे संपर्क में था अनमोल बिश्नोई और सीधे तौर पे
वो गाइड कर रहा था कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से मारना है। ये तमाम बातें अनमोल बिश्नोई को जो लिंक में था बाबा सिद्दीकी के हत्यारों के, एक जो हत्यारे पकड़े गए थे उसमें से एक के संपर्क में था। और ये बात खुद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है कि अनमोल बिश्नोई संपर्क में था। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस मामले में भी लॉरेंस नहीं, बिश्नोई की लेकिन भूमिका अगर रजनीश देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला से सीधी दुश्मनी दिखती है यहां पर, लेकिन बाबा सिद्दीकी से सीधी दुश्मनी नहीं दिखती है। इसलिए मैं सवाल यह पूछ रहा हूं कि क्या कोई शख्स है जो पर्दे के पीछे है, जिसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिससे पर्दा उठेगा? देखिए आशीष, दो बातें हैं बाबा सिद्दीकी की मर्डर के मामले में। एक तो सलमान खान से नजदीकी, आपको याद होगा रोहित गोदारा ने जब कनाडा में जब पंजाबी सिंगर के ऊपर जो घर के ऊपर जब फायरिंग करवाई थी, उसमें साफ तौर पे एपी ढिल्लो के, आपको याद होगा एपी ढिल्लो के घर पे फायरिंग करवाई थी। और उस मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो भारतीय मूल का नागरिक है। उसमें रोहित गोदारा ने फायरिंग करवाने के बाद साफ तौर पे सोशल मीडिया पे यह कहा था कि जो भी शख्स सलमान खान के दोस्त नजदीकी होगा वो अपना जो है वो तय कर ले कि उसे किस तरीके से रहना है, इस पार रहना है या उस पार रहना है। जो सलमान खान को सपोर्ट करेगा, सलमान खान के साथ रहेगा, सलमान खान को प्रमोट करेगा, वो हमारा दुश्मन होगा। उसके बाद आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी कई बार सलमान खान के घर पे भी उनका आना जाना था, सलमान खान भी उनके यहाँ पे आते थे। ईद की जो पार्टी दी जाती थी उसमें तमाम बॉलीवुड सितारे आते थे और सलमान खान के साथ नजदीकी जग जाहिर थी बाबा सिद्दीकी की। इसके अलावा क्योंकि बाबा सिद्दीकी पे आपको याद होगा मकोका भी लगा हुआ था, कई मामले बाबा सिद्दीकी के पे दर्ज थे, लैंड ग्रैबिंग से लेकर तमाम दूसरे मामले थे जो बाबा सिद्दीकी पे दर्ज थे। अब सवाल ये उठता है कि उस क्या लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से दोस्ती के नाते बाबा सिद्दीकी की हत्या की, या फिर जो मामले दर्ज थे उसमें बाबा सिद्दीकी के कोई दुश्मन था जिसने लॉरेंस बिश्नोई को सुपारी दी। अगर किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को सुपारी दी तो लॉरेंस बिश्नोई का दो काम आसान होगा। एक तो उसे पैसा मिला होगा, दूसरा जिस शख्स के लिए वो लगातार ये प्रयास कर रहा है सलमान खान को मारने को लेकर, रोहित गोदारा ने जो सोशल मीडिया पे जो ओन किया था कि जो भी सलमान खान के नजदीक होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा दुश्मन है। तो ऐसे में दोनों तरफ से फायदा लॉरेंस बिश्नोई का था। तो अब ये मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को साबित करना है और अब जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब गृह मंत्रालय को एक फाइल भेजने वाली है जिसमें अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट करने की बात की जाएगी। अगर गृह मंत्रालय उसे हरी झंडी दे देता है तो जाहिर तौर पे अमेरिका अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करेगा और फिर यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या सिर्फ सलमान खान से नजदीकी बाबा सिद्दीकी की हत्या का कारण बना या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किसी और ने रची थी और सुपारी लॉरेंस बिश्नोई को दी गई। लॉरेंस बिश्नोई को दी गई। हालांकि एक और जानकारी मैं दर्शकों के लिए ऐड कर दूं कि अनमोल बिश्नोई को लाने के लिए जो कोर्ट से मंजूरी होती है वो मिल चुकी है यहां पर एजेंसी को, और उसके बाद गृह मंत्रालय, जैसा भी रजनीश कह रहे हैं, कि फाइल को भेजा जाएगा। हमारे साथ रजनीश सिन्हा है, हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हैं। रजनीश, लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नाम है जो पप्पू यादव को डराया और धमकाया गया। जब दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा तो पता चला कि वो बहुत टाइम से बेरोजगार था, उसके पास पैसे नहीं थे, और यही वजह है कि लॉरेंस का नाम लेके उसने डराया था पप्पू यादव को। हालांकि पुलिस ने यह साफ कहा है कि उसका लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये बातें सामने आई है, मगर जिस तरीके का माहौल इस धमकी के बाद बना और जो पूरा एक परसेप्शन बना पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव के खिलाफ जो बयानबाजी शुरू हो गई, उनके पारिवारिक बयानबाजी शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई। लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में एक ऐसा नाम बन गया है कि देखिए कहीं से भी कोई धमकी दे देता है। सलमान खान को धमकी देने वाला जमशेदपुर से पकड़ा गया, सब्जी बेचने वाला था, उसने रंगदारी मांग ली थी। पप्पू यादव के साथ जो हुआ, और पिछले 3-4 दिन से देखिए आशीष हम लोग लगातार इस खबर पर है कि कैसे पप्पू यादव दहशत में है, पप्पू यादव परेशान है, पप्पू यादव सुरक्षा मांग रहे हैं, पप्पू यादव पर बयानबाजी की जा रही है। पप्पू यादव को सबने दरकिनार कर दिया है, तमाम राजनीतिक दलों ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ लिया है, पप्पू यादव के परिवार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। तो आप सोचिए एक फेक कॉल ने कैसे पप्पू यादव की पूरी जिंदगी को टॉपसी टर्वी ऊपर से नीचे तक पूरा बदल दिया। सब कुछ उनका पूरी जिंदगी का आयाम पिछले 4-5 दिनों में बदल गया है। बार बार फेसबुक लाइव आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं डरा हूं, कभी कह रहे हैं मैं डरा नहीं हूं। तो वाकई ये बातें जो सामने आई है चौंकाने वाली है कि इस तरीके से आप प्रैंक कॉल करके किसी को डराने के लिए, खुद के फायदे के लिए, खुद को खबरों में लाने के लिए आप ऐसा कुछ कर देते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया पिछले 3-4 दिनों में, वो इस कॉल की वजह से था। आशीष,
एक कॉल की वजह से था। रजनीश के पास फिर से चलूंगा, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं। रजनीश, कई बार हमने देखा है कि जब गैंग वॉर होता है तो उसमें कुछ गैंग के सदस्य चाहते हैं कि उन्हें एजेंसी जो है वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दे ताकि वो सेफ अपने आप को कर पाए। क्या अनमोल बिश्नोई की केस में ऐसा तो नहीं है कि अनमोल बिश्नोई जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहता है ताकि वो भारत आ जाए? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अनमोल बिश्नोई भारत छोड़ के भागता ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि लगभग जो जितनी मेरी जानकारी है कि 7 अक्टूबर 2021 या 22 में जयपुर जेल से उसे बेल मिली थी अनमोल बिश्नोई को। आर्म्स एक्ट और तमाम दूसरे मामले उस पर दर्ज थे। जब उसको बेल मिली तो उसके कुछ दिनों बाद ही वो फर्जी पासपोर्ट के सहारे बाहर भाग गया। ये बात खुद जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने भी कबूल की थी, और एनआईए की जो चार्जशीट थी उसमें भी साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये कबूल किया था कि अनमोल बिश्नोई, उसका भाई जो है, फर्जी पासपोर्ट के सहारे बाहर भाग गया था। और ये बात आपको याद होगा कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने एक निजी चैनल को जब इंटरव्यू दिया था, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई ने यह कबूल किया था कि वो फर्जी पासपोर्ट के सहारे बाहर भाग गया, क्योंकि असली पासपोर्ट से वो बाहर नहीं जा सकता था। ऐसे में अगर आपको यह भी पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने आज तक अपनी जमानत याचिका नहीं लगाई है कोर्ट में। आज तक वो नहीं लगाई है, क्योंकि अगर वो नहीं लगाता तो जाहिर तौर पे उसे जो जेल से छूटने में आसानी होगी, और ट्रायल जो है जब तक चलेगा तब तक चलेगा। हालांकि अगर बात की जाए अनमोल की, अगर मैं बात करूं तो अनमोल के ऊपर 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। मैं यही कह रहा था, जो रजनीश अभी आप बात कर रहे थे कि लॉरेंस ने अभी तक अपनी जमानत याचिका जो है अदालत में दाखिल नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को जेल के भीतर ज्यादा सेफ महसूस कर रहा है। किसी भी तरह से गैंग वॉर से वो बचना चाहता है और जेल के भीतर अपने नेटवर्क को वो चला रहा है। मैं इसीलिए इससे इस कड़ी को जोड़ा हूं कि जो अभी तक अनमोल बिश्नोई फरार था, अचानक वो सामने आ जाता है। अमेरिका कहता है कि अनमोल बिश्नोई यहां से है, उसके बाद जो जरूरी कागजी कार्रवाई होती है वो होती है। तो क्या इस बारे में भी एजेंसी जो है वो जांच करेगी क्या? देखिए आशीष, जहां तक जो अमेरिका का सवाल है, अमेरिका लगातार जो है वो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं। और जहां तक अनमोल बिश्नोई की बात है, तो अनमोल बिश्नोई का नाम ऑलरेडी पहले से ही जो एनआईए ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था, तो एनआईए को भी उसकी तलाश थी। इसके अलावा जयपुर पुलिस को भी उसकी तलाश थी, क्योंकि वो पेरोल जो जमानत, माफ कीजिएगा, जमानत जो उसे मिली थी, उसको उस जमानत का फायदा उठा के वो बाहर भाग गया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, फिरौती, हत्या की कोशिश, रंगदारी, ये तमाम मामले उसके ऊपर दर्ज है। और आप लंबे समय से लीगल जो है वो कवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि 17 से ज्यादा मामले जब, और सारे हीनियस क्राइम इसने किए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जेल से बाहर आएगा। हालांकि आपको यह भी पता होगा कि एनआईए ने जब 10 लाख रुपए का इनाम जो अनमोल बिश्नोई पे जब अनाउंस किया था, उसके बाद जो ये भी बात आई थी सामने कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में परेशान हो गया। वो अभी तक परेशान है कि अनमोल बिश्नोई अगर भारत आता है और अगर वो एनआईए और तमाम जो जांच एजेंसी हैं उनके सामने जाता है, उनकी कस्टडी में जाता है, तो अनमोल बिश्नोई के लिए बच पाना नामुमकिन होगा। नामुमकिन क्योंकि हो जाएगा। जी, मैं आपको आशीष एक चीज और बताता हूं जी जी कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सीधे तौर पे कोई भी अपराध साबित नहीं हो रहा। सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ऐसा कर दिया। उसके ऊपर सिर्फ एक मामला जो आपको याद होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे जब उसके दोस्त विक्की मिड्डू खेड़ा जब इलेक्शन लड़ रहा था, तब उसने, माफ कीजिएगा, विक्की जब इलेक्शन लड़ रहा था, दो मामलों में लॉरेंस कन्विक्ट हुआ है और दोनों में मामूली धाराएं थी जिनमें लॉरेंस का कन्विक्ट हुआ है। सुनील गुप्ता जी से सवाल ले लेता हूं। 3 साल की सजा है उसको। इसीलिए मैं सुनील गुप्ता जी से सवाल ले लेता हूं। सुनील गुप्ता जी, प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले तो वो दर्शकों को बताइएगा कि इस तरह की जब गैंगस्टर का प्रत्यर्पण किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और जब इस तरह के गैंगस्टर को भारत वापस लेकर आया जाता है तो जो अनसुलझे जो केसेस हैं उनको खोलने में कितनी मदद मिलती है, जो अलग अलग कड़ियां हैं उनको किस तरह से एजेंसी जो है वो जोड़कर पूरा एक चेन तैयार करती है ताकि जो तस्वीर है वो क्लियर हो सके। आशीष, देखें क्या होता है, जो एक्स्ट्राडिशन का जो है, जो प्रत्यर्पण की बात आप कह रहे हैं, एक्स्ट्राडिशन के मामले में एमईए ने अपनी रिक्वेस्ट तो उनको भेज दी है कि इसी तरीके के इस केस में पूरा केस का आपको ब्यौरा देना पड़ता है कि इसने ये ऐसे ऐसे केस हुआ है और इसमें इसका नाम जो है आ रहा है और ये एविडेंस हमारे इसके खिलाफ जो है, तो आप इसको जो है, ये हमें पता लगा कि यूएसए में है और इसको जो है वापिस जो है आप इंडिया में भेजो। तो यूएसए की गवर्नमेंट जो है, जो एविडेंस होते हैं वो सारा जो है वो कंसीडर करती है। और वहां पे जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में सीएमएम की कोर्ट होती है जिसको एक्स्ट्राडिशन की कोर्ट होती है,
ऐसे ही वहां पे कोर्ट होती है, वो सारी चीजें कंसीडर करती है कि वाकई क्रेडिबल एविडेंस है कि नहीं है कि इसको भारत भेजा जाए। अगर उनको लगते हैं कि क्रेडिबल एविडेंस है और अगर वो उनकी कस्टडी में है जी तो एक्स्ट्राडिशन को ऑर्डर कर देते हैं। एक्स्ट्राडिशन के ऑर्डर जब करते हैं तो यहाँ से टीम जाती है जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ होता है, जहाँ क्राइम रजिस्टर्ड होता है, वहां की टीम जाती है और वो उनको लेके आती है वहां से, और लाके उसको जो है मोस्ट सिक्योर जेल में जो है रखा जाता है। जी सुनील गुप्ता जी, लेकिन एक सवाल और संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि इस तरह के जब क्रिमिनल्स को लेकर आया जाता है तो जांच एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी सफलता होती है? देखिए, ये सफलता तो है। आपके जो जो आपने एविडेंस बाहर की कोर्ट को दिए हैं और उन्होंने आपके एविडेंस को माना है, तो प्राइमा फेसी ही तो इसका मतलब है कि बाहर की कोर्ट ने माना है कि ये केस प्रूव होता है। जी तो काफी बड़ी सफलता होती है जब वो लेके आते हैं। जैसे मुझे याद है अबू सलेम को लेके आए थे, हम्म तो काफी बड़ी सफलता थी। उसको लेके आए थे, तिहाड़ जेल में उसको रखा था और काफी दिन तक यहाँ पे रहा है वो। लेकिन अबू सलेम के केस में जब पुर्तगाल से उसका प्रत्यर्पण हुआ था तो मुझे ध्यान में है कि उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी, ये शर्त लगाई गई थी पुर्तगाल की कोर्ट की तरफ से। तो क्या अमेरिका की तरफ से भी इस तरह की शर्तें लगाई जा सकती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लगाई जा सकती है, क्योंकि अमेरिका में अगर वहां पे डेथ सेंटेंस नहीं है तो वो ये कंडीशन जरूर लगाते हैं कि आप इनको जो है डेथ सेंटेंस नहीं दोगे। तो जो सलेम ने भी जो ऑफेंस किया था, हम्म वो क्लियरली एक, अगर इंडिया में अगर उसने जैसे किया था तो डेथ सेंटेंस उसको मिलती कोर्ट से, जी पर उसको डेथ सेंटेंस इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि इन्होंने पोर्टुगीज कोर्ट से जो है उनको प्रॉमिस किया था कि हम डेथ सेंटेंस नहीं देंगे। तो अमेरिका भी ऐसे ये लगा सकता है। जी सुनील गुप्ता जी आपका, रजनीश आपका और रजनीश सिन्हा जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।